ग्लोबल हाई डायरी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विपुल जनार्दन, एक साइकेट्रिस्ट हूँ और हमारी हमेशा ही कोशिश रहती है कि हम कोई ना कोई अच्छे विषय पर चर्चा करें। इस बार भी हम डॉक्टर विकास विकप, जो कि जाने माने साइंटिस्ट हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, फिलहाल डॉक्टर साहब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में न्यूरो साइंटिस्ट की तरह बतौर वर्क कर रहे हैं। डॉक्टर विकास विकप की तारीफ के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। डॉक्टर विकास विकप ने अपनी MBBS जो है PGI रोहतक से करी। इसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए एम्स न्यू दिल्ली से अपनी उच्च शिक्षा करी। फिर इसके बाद इन्होंने PhD राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से इन्होंने करी। डॉक्टर विकास विकप ने अराउंड 50 से भी ज़्यादा अधिक बुक्स को पब्लिश किया गया है। साथ ही साथ डॉक्टर विकास विकप ने कई बार दूरदर्शन के माध्यम से लोग बागों को जागरूक किया। और इसके अलावा ये वर्षा प्रोग्राम जो कि ऑल इंडिया रेडियो पे आता है, उसके बारे में अपने आप को हमेशा ही इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे श्रोतागण को अवेयर करवा चुके हैं। तो हम सबसे पहले डॉक्टर विकास विकप के बारे में जो है बता चुके हैं। इसके बारे में हम एक बार हम पूछना चाहते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है जीरियाट्रिक्स मेंटल हेल्थ या जीरियाट्रिक्स बूढ़े लोगों में जो समस्या होती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने आए हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि डॉक्टर साहब की जीरियाट्रिक्स एज ग्रुप क्या है, किसको हम रख सकते हैं, और जीरियाट्रिक्स में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ क्या आ सकती हैं एज ग्रुप में जो आती हैं? देखिए, जो जीरियाट्रिक एज ग्रुप जैसे बोलें तो 60 साल से ऊपर जीरियाट्रिक एज ग्रुप बोल सकते हैं डॉक्टर विपुल, लेकिन WHO इसको 65 साल से ऊपर मानता है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में 80 साल तक भी जीरियाट्रिक एज ग्रुप बोले तो ऐसा नहीं बोला जाता। तो जो ये उम्र की सीमा है, तो ये उम्र की सीमा धीरे धीरे जैसे जैसे लॉन्जेविटी बढ़ रही है तो उम्र की सीमा भी बढ़ रही है। तो अब ऐसी वाली बात नहीं है कि आप 60 के हो गए हैं तो आप एक किस्म से ओल्ड एज ग्रुप में एंटर ही कर गए हो, ऐसा नहीं है। तो ये बदल रही है। जहाँ तक शारीरिक दिक्कतों की बात है, देखिए उम्र के साथ साथ बहुत सारी दिक्कतें तो आती हैं। इस पर सबसे पहले जो दिक्कत आती है, जैसे शुगर है या जैसे हाइपरटेंशन है, हाई BP है, या फिर मानसिक समस्याएं हैं, जैसे भूलने की दिक्कत हो सकती है या डिमेंशिया हो सकता है, या जैसे आइसोलेशन अगर है, कोई बिल्कुल अकेले रहते हैं तो आइसोलेशन की वजह से डिप्रेशन हो सकती है, या एक बीमारी होती है लेट ऑनसेट साइकोसिस, वो उसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर वो है। या शारीरिक बीमारियां अगर देखें तो जैसे हार्ट डिजीज़ है, कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, या फिर जोड़ों की दिक्कतें हैं। और तो और बुढ़ापे में फॉल डाउन भी एक दिक्कत है। फॉल डाउन का मतलब जैसे खास तौर पे बाथरूम में गिरना एक दिक्कत हो सकती है। तो काफ़ी सारी शारीरिक समस्याओं से भी बुढ़ापे में जूझना पड़ता है। तो ये जो उम्र है ये बढ़ रही है, तो इसीलिए जो दिक्कतें हैं, जो शारीरिक और मानसिक दिक्कतें हैं, इनका भी हमें सामना करना पड़ रहा है। सर, जैसा कि आपने बोला कि ओल्ड एज में बहुत तरह की समस्याएं होती है, जिसमें शारीरिक भी और मानसिक भी। सर, मुख्य रूप से मानसिक समस्याएं जैसे कि डिमेंशिया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बताइए सर। डॉक्टर शशि, जैसे डिमेंशिया की जो बात आपने की, तो डिमेंशिया एक ऐसी दिक्कत है जो अक्सर 60 और 65 के बाद ही शुरू होती है। और डिमेंशिया अगर हम बोलें तो हिंदी में इसका मतलब होता है मति भ्रंश। हालांकि मति भ्रंश जो शब्द है वो बहुत अच्छा तो शब्द नहीं है। मति का मतलब है मन और भ्रंश का मतलब है टूटना। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति 65 साल से ऊपर है, जिसको धीरे धीरे भूलने की दिक्कत शुरू हो गई है, चश्मा कहाँ रखा है, पेन कहाँ रखा है, पेंसिल कहाँ है, अगर ये दिक्कतें हैं, ठीक है, आमतौर पे हो सकती हैं। लेकिन अगर इनकी वजह से आप बहुत समय लगा रहे हो, चीज़ों को ढूंढ रहे हो, आपको इसकी वजह से स्ट्रेस अनुभव हो रहा है, या आप दूसरों पे चिल्लाने लग गए हो, या आपकी टॉलरेंस लेवल कम हो गया है, या फिर आप वॉशरूम में गए और वॉशरूम में जाने के बाद में आप चीज़ों को फ्लश करना ही भूल गए हो, यानी कि आपका जो आपने वॉशरूम किया उसको फ्लश करना भूल गए हो, तो ये अर्ली इंडिकेटर्स हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेन जो दिक्कत है जिसको हम न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स बोलते हैं, आप तो साइकेट्रिस्ट हो, आपको पता है कि अक्सर ऐसा होता है कि हेलुसिनेशंस होते हैं, कि आपको लगता है कि कोई मेरे पास खड़ा है, या रात को आपके पास कोई बैठा है, या आपकी रज़ाई में कोई साथ में है। तो ऐसी अगर दिक्कतें आती हैं तो ये न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स हैं। और हमने प्रैक्टिस में देखा 15 से 25% लोग ऐसे हैं
जिनको या तो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है, उसके साथ में ये सिम्टम्स आते हैं, या फिर अगर माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ना भी हो, डिमेंशिया हो, तो उनको भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अक्सर हम ऐसा बोलते हैं कि 65 साल के बाद 1 से 2% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको डिमेंशिया हो सकता है, और लगभग 12-13% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको हल्की दिक्कत है, भूलने में हल्की दिक्कत है, और भूलने में हल्की दिक्कत की वजह से बाद में डिमेंशिया हो सकता है, जिनको डिमेंशिया हो सकता है। और लगभग 12-13% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको हल्की दिक्कत है, भूलने में हल्की दिक्कत है, और भूलने में हल्की दिक्कत की वजह से बाद में डिमेंशिया हो सकता है। सर मेरा क्वेश्चन भी डिमेंशिया से रिलेटेड है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो डिमेंशिया की, तो उस फैमिली के लोग क्या करें, मतलब कि आगे वो प्रिवेंट कर सके, कैसे प्रिवेंट करें, या अपने क्या ऐसा करें कि जो उनको वो चीज़ आगे रन ना करे फैमिली में। हाँ डॉक्टर एकता, देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। अक्सर जब आपके पास मरीज आते हैं जिनके परिवार में किसी को डिमेंशिया हुआ हो, तो वो यही बोलते हैं कि देखिए पापा को डिमेंशिया था, क्या मुझे हो जाएगा, या मेरी मम्मी को डिमेंशिया था, दादी को था, तो क्या मुझे हो जाएगा। मेरे पास अक्सर टीनेजर्स भी आते थे पहले, तो वो मतलब ये बोलते थे मेरी दादी को डिमेंशिया है, क्या मुझे हो जाएगा। तो ये परिवार में देखिए एक सामान्य सा सवाल है, लेकिन रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि लगभग 5% व्यक्ति जिनके परिवार में किसी न किसी को डिमेंशिया हुआ है, उनको डिमेंशिया होने की संभावना रहती है। इसको जेनेटिक रिस्क बोलते हैं 5% को। अनफॉर्चुनेटली ये नॉन मॉडिफाइबल है। अब कौन से 5 होंगे, कौन से 95 नहीं होंगे, इसको प्रिडिक्ट करने का फॉर्चुनेटली एक तरीका है जिसको हम एपोई बोलते हैं। एपोई एप्सिलॉन 4 जीन है। तो अब ये भारत में भी धीरे धीरे इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है। तो एपोई4 की टेस्टिंग करवा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लगता है, लेकिन हम ये बोलते हैं कि अगर आप टेस्टिंग करवाएंगे देखिए, तो फिर आपको इसकी एक अलग एंग्जाइटी होगी कि वो मेरा तो टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, क्योंकि वो टेस्ट भी 100% सेंसिटिव नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर एपोई4 के लिए पॉजिटिव हैं तो आपको डिमेंशिया होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। तो हम ये बोलते हैं कि आप देखिए अपने डाइट का ख्याल रखिए, प्रॉपर नींद लीजिए, और इसके साथ में बीपी शुगर है तो उसको कंट्रोल में रखिए। और इसके अलावा जो डिमेंशिया के रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, हार्ट डिजीज़ की दिक्कत है, तो इनका ख्याल रखिए। और हम तो ये बोलते हैं कि आप सुबह शाम वॉक करिए, योगा या प्राणायाम करिए, और अगर आपको फ्रूट्स खाने में दिलचस्पी है, आपको शुगर नहीं है, तो आप साथ में देखिए अनार खा सकते हैं। काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं अनार में, अनार के जूस में। नारियल का पानी ले सकते हैं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इन सब से आप डिमेंशिया से दूर रह सकते हैं, है ना। डॉक्टर दिखाओ, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे प्रॉब्लम बताए, शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है। सरकार का तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलते रहता है? मेरे को लगता है आम जनता को इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, अगर थोड़ा सा बताए तो। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आम इंसान को अक्सर नहीं पता होता कि सरकार क्या कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसकी वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त की जा सकती है। कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट पे जा सकता है, नंबर 1। लेकिन मैं इसको सरकार के कंट्रीब्यूशन को 3 तरीके से बताना चाहता हूँ। एक तो देखिए अनुसंधान में सरकार क्या करती है, ICMR में, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च में, एल्डरली सेगमेंट में रिसर्च प्रपोजल्स निकलते हैं जिसमें डॉक्टर साइंटिस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ग्रांट ले सकते हैं, नए मॉडल बना सकते हैं, और नई नई चीज़ों को जनता के सामने ला सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा है आम जनता क्या कर सकती है। आम जनता के भी 2 हिस्से हैं। एक तो ओल्ड एज होम्स जो हैं उनको सरकार मदद करती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं NGO उनको सरकार मदद करती है। व्यक्तिगत तौर पे भी अगर मान लिया कोई एल्डर है जिसको एक किस्म से दिक्कत है, जैसे बच्चे बाहर सेटल हो गए हैं या अनफॉर्चुनेटली बच्चों के साथ इतना समन्वय नहीं है, तो भी सरकार से सीधी मदद वो ले सकते हैं। तो काफ़ी सरकार का प्रयास रहता है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं इनको मदद की जाए। और जो स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बोलें तो
ओल्ड एज होम्स के साथ अभी एक किस्म से देखिए गवर्नमेंट का भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन है, तो वहाँ से भी मदद ली जा सकती है। तो इसमें काफ़ी हिस्से हैं इस सवाल के, लेकिन ये जरूर है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट पे इन सभी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। एज ए सोशल एक्टिविस्ट और होम मेकर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम जो घर में बुजुर्ग हैं उनकी हम कैसे पहचान सकते हैं, उनको डेमेंशिया है और उनकी हम कैसे केयर कर सकते हैं? देखिए, बुज़ुर्गों को अगर मान लिया दिक्कत हो घर के अंदर, तो हम बोलते हैं सबसे पहला चिन्ह जो होता है चीज़ें रख के भूल जाना। अगर चीज़ें रख के भूल गए और स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी डॉटर को बोल रहे हैं, डॉटर इन लॉ को बोल रहे हैं, सन इन लॉ को बोल रहे हैं, या अपने पोता या पोती को बोल रहे हैं कि मेरी पेंसिल कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है, कुर्ता पजामा कहाँ है, तो इसका मतलब अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो हो सकता है ये शुरुआती लक्षण हैं। लेकिन एक पक्का चिन्ह जिसको बोलते हैं वो ये है कि आप वॉशरूम में गए, आपने सुसु किया, पोटी किया, जो भी किया, लेकिन आपने फ्लश नहीं किया। एक दो बार देखिए किसी के माइंड से भी निकल सकता है, चल जाता है, लेकिन अगर अक्सर ऐसा होता है तो ये दूसरा बड़ा चिन्ह हो सकता है। तीसरा, अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है, कोई आकृति दिखाई दे रही है जो कि नहीं है, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके शरीर पे कोई जानवर चल रहा है, तो ये एक किस्म से इंडिकेटर्स हैं, पॉइंटर्स हैं कि आपको डिमेंशिया के शुरुआती लक्षण आ गए हैं। अगर ऐसा है तो नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट से या न्यूरोलॉजिस्ट से आप अपनी जांच कराएं, और हो सकता है अगर आपको निकल भी आए डिमेंशिया, देखिए बहुत सारे अध्ययनों में पाया गया है कि लोग कैंसर से कम डरते हैं, डिमेंशिया से ज़्यादा डरते हैं। तो अगर ऐसा आता भी है तो घबराने की बात नहीं है, छुपाने की बात नहीं है। आपने काफ़ी सारी फिल्मों में देखा होगा, और अभी एक रीसेंट फिल्म आई थी, आपने देखा होता उरी जो थी, तो उसमें आपने देखा कि जो हीरो होता है उसकी मदर को डिमेंशिया होता है। तो ये भी एक चिन्ह है, वॉन्डरिंग बिहेवियर बोलते हैं इसको, कि आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी बाहर गए, लेकिन बाहर जाने के बाद वापस नहीं आए, गुम गए, रास्ता नहीं मालूम, तो ये भी एक चिन्ह हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। सर, केयर टेकर्स के लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? देखिए, केयर टेकर का मसला बहुत बड़ा मसला है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक लगभग भारत में 14 करोड़ केयर टेकर्स हैं, जिनको हम केयर गिवर्स बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो केयर टेकर्स हैं वो इनफॉर्मल हैं। इनफॉर्मल मतलब जैसे अगर पापा हैं तो लड़का या लड़की देखभाल करेंगे, अगर ससुर हैं तो सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ देखभाल करेंगे। लेकिन अब इनके लिए टिप्स क्या है? सबसे पहली टिप देखिए ये है कि डिमेंशिया का मरीज़ अगर मान लिया हो भी जाए तो उसको गिरने का खतरा बहुत होता है। तो अगर गिरने का खतरा है तो बाथरूम में ख़ास तौर पे मैट लगवा सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर आपका बाथरूम स्लिपरी है तो मतलब कोशिश ये करें कि स्लिपरी बाथरूम किसी भी तरीके से ना हो, दरी ही बिछा दें। अगर एंटी स्लिप मैट नहीं लगवा सकते, दरी बिछा सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपका बाथरूम है तो बाथरूम के ऊपर शाम होते ही आप एक बत्ती जला के रखें, और बाथरूम के ऊपर लिख दें टॉयलेट या बाथरूम लिख दें, ताकि मरीज़ को या पापा हो, मम्मी हो, उनको जानकारी रहे कि देखिए वॉशरूम यहाँ जाना है। अगर ऐसा नहीं किया, अक्सर ऐसा होता है, आप तो किचन में खाना बनाते हैं, लेकिन जो डिमेंशिया का मरीज़ है वो हो सकता है किचन में जाके ही सुसु करे। ये भी हो सकता है, बच्चे कर देते हैं, लेकिन ये बचपना ही वापस डिमेंशिया में आ सकता है, तो इसका ख्याल रखें। और एक ख़ास बात ये है कि अगर आप कुछ पैसे दें, आपको मालूम है कि डिमेंशिया का मरीज़ भूल जाता है, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी ना चिल्लाएं। अगर हम चिल्लाएंगे तो डिमेंशिया वर्सन होता है। और उनको दो चीज़ों का डर बिल्कुल ना दिखाएं, एक तो अस्पताल जाने का और उनको ओल्ड एज होम छोड़ने का। ये ना कहें कि देखिए आपकी तबीयत तो बहुत ख़राब है, चलिए अस्पताल चलिए। अस्पताल में मरीज़ बहुत बार ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनकी बेसिक बीमारियों का उपचार घर पे हो सकता है। बीपी है, शुगर है, जोड़ों की दिक्कत है, उनका उपचार डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है उसका उपचार हो सकता है। और दूसरा, ओल्ड एज होम में लेके जाने की आवश्यकता हो सकता है, पड़े ही ना,
तो अगर आप देखभाल कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, तो ओल्ड एज होम लेके जाने की क्या आवश्यकता है। तो अब बात आती है आखिरी कि उनको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दें, उनको एलिनिएट ना करें। ऐसा नहीं उनको बोले देखिए आखिरी कमरा है, आप यहाँ पे रहिए, आप डिस्टर्ब करें, ऐसा नहीं है। हमारे ही माता पिता हैं, हमारे ही बुजुर्ग हैं, हमारी ही फैमिली का हिस्सा है, तो उनको इंक्लूड करके रखें, उनको इन्वॉल्व करके रखें और उनको बोलें कि अगर आप घर में खाली हैं तो अखबार पढ़ सकते हैं, कलरिंग वाली जो बुक जो हम छोटे बच्चों को लाते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। इससे ना माइंड एक्टिव रहता है और लंबे समय तक एक्टिव रह सकता है। तो सर बीइंग अ सिंगर मैं म्यूजिक कंपोजर मैं गायक हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा बताइए कि म्यूज़िक कैसे हेल्प करता है एक पेशेंट को जिससे उसको इलाज में। हाँ नीरज जी, देखिए आपके और मेरे अंदर मुझे लगता है एक सिमिलरिटी ये है कि हम दोनों ही संगीत प्रेमी हैं और संगीत से मन खुश होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन म्यूज़िक थेरेपी एक थेरेपी के तौर पे लगभग पिछले 15-20 साल में पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। काफ़ी मुल्क हैं जहाँ पे म्यूज़िक थेरेपी पे काफ़ी काम हो रहा है। तो म्यूज़िक से कंसंट्रेशन, अटेंशन और मेमोरी तीनों बढ़ती है। और हमने देखा है कि अर्ली स्टेज में जब मरीज़ हमारे पास आता है तो हम अक्सर ऐसा बोलते हैं, देखिए आप घर में जब जाएं तो और कुछ नहीं, अगर आप भजन सुनते हैं या अगर आप गाने सुनते हैं तो आप एक छोटा एक संगीत का कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट लीजिए, आईपॉड आईपैड वगैरह लीजिए, और वो जो है एक किस्म से छोटा स्पीकर भी ले सकते हैं, मोबाइल से चला सकते हैं, और नहीं तो मोबाइल ही चला सकते हैं। तो कोई ना कोई संगीत की धुन, कोई सूदिंग म्यूज़िक चलता रहे तो आपका अटेंशन, मेमोरी और आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बेटर रहेगा। मैं यहाँ पर बैठे सभी लोगों का, अपने अतिथिगण का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जीरियाट्रिक्स मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी सारी बातें करें। मैं आशा रखता हूँ कि ये हमारे इस चैनल के थ्रू और हमारा जो आज विषय है पे हमने चर्चा करी, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा और कुछ ना कुछ उनसे ज्ञान वर्धन हुआ है। तो इसी के साथ मैं अपना यहाँ पर एंड करता हूँ, इस विषय पे जो चर्चा है उस पर एंड करता हूँ। और अगली बार भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम कोई एक ऐसे विषय पर चर्चा करें जो कि स्वास्थ्य और समाज के लिए उपयोगी हो। थैंक यू वेरी मच।